जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 9th चैप्टर 7 त्रिभुज ट्राइंगल्स आपके लिए नई चीज़ नहीं है। ट्राइंगल आप जानते हो, जैसे कि इसके नाम में ही है ट्राई, थ्री यानी कि तीन तीन चीज़ें कुछ हैं। एंगल्स साफ बता दिया उन्होंने, इन्होंने कह दिया एंगल्स, ये कह रहे हैं भुजाएं। हिंदी वाले कह रहे हैं तीन भुजाएं और इंग्लिश वाले कह रहे हैं तीन कोण। तो बात दोनों की करेक्ट है। एक ट्रायंगल में तीन भुजाएं और तीन कोण यानी कि तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है। और ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं ये सब आप पढ़ चुके हो, लेकिन अगर कोई पूछे कि ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो आप हिंदी वाले और इंग्लिश वाले क्या बोलोगे? इंग्लिश वाले बोलोगे अ फिगर, अ क्लोज्ड फिगर, या क्लोज्ड वर्ड बोलना जरूरी है। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज नोन एज ट्राइंगल। ठीक है। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स इज नोन एज ट्राइंगल। हिंदी वाले बोलेंगे तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति। ठीक, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। और एक त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। अभी अभी हमने आपको इन दोनों के नाम से आपको बता दिया। ठीक है। एक हिंदी वाले बोल रहे हैं तीन भुजाएं होती हैं, इंग्लिश वाले बोल रहे हैं तीन कोण होते हैं। दोनों सही बोल रहे हैं। ठीक, चलिए अब एक ट्रायंगल लिया मैंने, ये लिया ए, ये बी, ये सी। ठीक, इसकी भुजाएं कौन कौन सी है? ए बी है, बी सी है और ए सी है। एंगल कौन कौन से हैं? एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। ठीक, और पॉइंट ए बी सी यानी कि जहां पर दो साइड्स का कॉमन पॉइंट, दो साइड्स का कॉमन पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। ठीक है, शीर्ष। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर केवल ए लिखा है तो वर्टेक्स है, और ऐसे लिखा है तो वो एंगल है। इन दोनों में डिफरेंस आप ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, अब हम जो मेन चीज़ है हमको इस साल पढ़नी है, स्पेशली जो चैप्टर बनाया है वो है सर्वांग समता। सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी, एंड इट इज़ नॉट न्यू फॉर यू। ये आप पहले पढ़ चुके हो, कुछ नया नहीं है। फिर भी नए साल में पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। सर्वांग सम, नाम से क्लियर है, सर्व अंग सम यानी कि सारे अंग समान, तीनों भुजाएं समान, तीनों कोण समान। किसके समान? दो त्रिभुजों के। अगर मैं दो त्रिभुज, दो ट्रायंगल बना दूं और उनके छह पार्ट्स, देखो ना छह पार्ट्स होते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, छह पार्ट्स होते हैं। छह पार्ट्स अगर इक्वल हो तो ऐसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। ठीक, इनके छह पार्ट्स इक्वल होते हैं, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा झुका हुआ सा ट्रायंगल बनाया है, कुछ एक चीज़ समझाने के हिसाब से। इसका नाम रख दिया मैंने ए बी सी और इसका रख दिया मैंने पी क्यू आर। क्लियर? अब ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। गिवन है, मान लो। हाँ, एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल आर के इक्वल, यानी छह पार्ट्स इक्वल हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, चिन्ह होता है। इक्वल लगाओ, ऊपर से ये लगा दो, तो ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना। अब मैंने लिखा यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। करेक्ट। ठीक, तो क्या मैं ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल क्यू पी आर के कॉन्ग्रुएंट लिख सकती हूँ? क्यू पी आर, आप बोलोगे एक ही तो बात है, पी क्यू आर बोल दो चाहे क्यू पी आर बोल दो ना। अब ये एक बात नहीं है, बात ध्यान रखना। देखो कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं? ये वाला ट्रायंगल जब मान लीजिए गत्ते से बने हैं दोनों, मैं इसको उठाऊं और इसके ऊपर रख दूं तो पूरे सभी पार्ट्स कवर हो जाने चाहिए।
ठीक, तब वो सर्वांगसम कहलाएंगे। अगर कुछ भी नीचे से दिख रहा है या ऊपर का एक्स्ट्रा आ रहा है तो फिर वो सर्वांगसम नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। मतलब ABC को उठाकर बेटा मैं इसके ऊपर रख दूं तो A किसके ऊपर आएगा, P के ऊपर, B आएगा Q के ऊपर, C आएगा R के ऊपर। AB PQ को कवर करेगी, BC QR को और AC PR को, तभी ये कवर करेंगे। अब अगर मैं इसका नाम रख दूं QPR, कहने का मतलब है ABC को तो मैं ऐसे उठाऊं और QPR को टेढ़ा करके उठाऊं, मतलब Q ऊपर रख दूं, P यहाँ R यहाँ, तो क्या आपको लगता है ये कवर कर पाएंगे? ऐसे समझ लो जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज है। इधर से मैंने इसको काट दिया, ठीक, तो ये त्रिभुज बना और ये त्रिभुज बना। ये दोनों सर्वांगसम होते हैं यानी कि एक दूसरे को कवर करते हैं। लेकिन कब कवर करते हैं? जब मैं इसको काट के पलटूं और फिर रखूं। ऐसे ही फोल्ड कर दूं तो बेटा C यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा। देखो ना, आप फोल्ड करके देखो, A यहाँ पे आके गिरेगा और C यहाँ पे आके गिरेगा, एक दूसरे को कवर ही नहीं कर पाएंगे। इसको निकाल के मैं ऐसे पलटूं और फिर रखूं तो बाकायदा A के ऊपर C आ जाएगा और DC के ऊपर AB आ जाएगी, BC के ऊपर AD। तो अभी छोटी क्लासेस में क्या था कि कोई ट्राइंगल है, ABC बोल दिया, ABC हो गया, काम खत्म, BAC बोल दो, CAB बोल दो। अब ऐसा नहीं है। कौन सा पार्ट किसके इक्वल है? वो जैसे कि A के इक्वल P है तो A और P पहले आएंगे, मतलब A के साथ P आएगा, पहले आए चाहे बाद में आए। B के साथ Q आएगा, C के साथ R आएगा। अगर मुझे QPR लेना है, मान लो मुझे QPR लेना है तो मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसको BCA करना पड़ेगा क्योंकि Q के बराबर B है, P के बराबर A है तो BAC करना पड़ेगा, BAC P के बराबर A है और R के बराबर C है। ये बात आपको समझ में आ गई? ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जो अब अच्छा, कई बार क्या होता है, ऐसे दिया रहता है, आपको दिया है गिवन ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, तो ये दिया है ना, गिवन है, इसी से आप समझ जाओगे कि A D के बराबर है, B E के बराबर है, C F के बराबर है, आप समझ जाओगे। ऐसे ही AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF। कोई बोले ना बोले आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये तो बच्चों ट्राइंगल की बात थी, है ना। ट्राइंगल शुरू किया और मैंने समझाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा वैसे वाला इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जनरल वाला। अपनी डेली लाइफ में कौन सी चीज़ आपने देखी है जो कॉन्ग्रुएंट होती है? ढेरों चीज़ें, ढेरों। मैथ्स की बुक्स अगर लाइब्रेरी में रखे हुए देखो, सब कॉन्ग्रुएंट होती है, एक जैसी होती है ना। ATM कार्ड्स देखते हो, वो सब कॉन्ग्रुएंट है, सब एक जैसे, एक साइज के बनते हैं। अपनी जो सिम बनती है किसी भी कंपनी की, एक कंपनी के सिम सारी कॉन्ग्रुएंट होती है ना। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे, और साइज भी सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, अगर ऐसी ही इतनी ही रेडियस का एक और सर्कल है तब तो वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर मैं बड़ा सर्कल बना दूं तो शक्ल तो एक सी है, सर्कल है तो शक्ल तो एक सी है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है। सिमिलरिटी हम पढ़ेंगे क्लास 10th में। अभी हमारे सिलेबस में कॉन्ग्रुएंसी है। कॉन्ग्रुएंसी यानी कि इसकी फोटोकॉपी होती है, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर शक्ल एक सी है, साइज अलग अलग है तो वो सिमेट्री। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आपने ये देखा कि दो ट्राइंगल्स हैं, उनके ऑल 6 पार्ट्स इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन क्या हम पूरे 6 पार्ट नापेंगे बैठकर? दो ट्राइंगल दे दिए और बोल रहे हैं बताइए ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो क्या हम पूरे 6 पार्ट नापें बैठकर? नहीं, ऐसा नहीं है। नियम बन गए हैं, 5 नियम है, 5 रूल्स बोलो, क्राइटेरिया बोलो, उसमें से 4 क्राइटेरिया शायद आप 8th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो चलिए मैं अभी यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश वे में आपको पढ़ा रही हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं। ठीक, सबसे पहला क्राइटेरिया है SAS। कहने का अर्थ है कि ये दो ट्राइंगल है, मान लीजिए
इनका नाम रख दो आप ABC और PQR। मुझे यही नाम अच्छे लगते हैं। बुक में DEF दे देते हैं तो बुक वाला ले लेंगे जब बुक पर आएंगे। ABC और PQR, ठीक है। अब SAS मतलब कोई भी एक साइड ले लो, AB, SAB, ठीक है। इसकी ले लो PQ, फिर A, फिर लिया मैंने B, इसका लेना पड़ा Q, फिर S, फिर मैंने ली BC और फिर इधर से लेनी पड़ी QR, ठीक। अब ये हो गई SAS, है ना, यानी कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो। क्लियर? दैट मीन्स अगर AB जो है वो PQ के इक्वल हो, एंगल B एंगल Q के इक्वल आ जाए और BC हो जाए QR के इक्वल, तो ये दो ट्राइंगल्स आप बिंदास बोल सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने चेक करके देखा। जैसे कि उन्होंने पहले एक साइड बना दी और एक और बना दी, दोनों इक्वल बना दी। ये AB, इसको BC नाम दे दीजिए और इसको QR, इन्होंने इक्वल नाप के बना दी, ठीक। इसके ऊपर 50 डिग्री का, मान लो 60 डिग्री का, कितने भी डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक, ऐसे बना दिया। और यहाँ पर नहीं नापा, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, इसको थोड़े नीचे के पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो उन्होंने देखा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं आए। कहाँ आए? कॉन्ग्रुएंट नहीं आए। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो एक्सपेरिमेंट्स कर करके वो इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल होते हैं तो वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। और ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या हम पढ़ चुके हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, बहुत सारी चीज़ें हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ कोई भी काम नहीं आएगी। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो भी यहाँ काम नहीं आएगी। यहाँ सिर्फ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और इस चीज़ को प्रूव कर दिया। तो इसको, किसको? SAS को हम कहते हैं एक्सियोम। इसका नाम रख दिया एक्सियोम, यानी कि सेल्फ स्टेटेड स्टेटमेंट। जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है, ये सेल्फ बिल्कुल पक्की बात है। ऐसे ही ये एक्सियोम बन गया। हिंदी में कहते हैं अभिग्रहित, मतलब इसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से सेल्फ स्टेटेड स्टेटमेंट है, तो इसका नाम रख दिया एक्सियोम। SAS को बोल दिया एक्सियोम, ठीक। बाकी के जो 4 रूल्स मैं आपको बताऊंगी, मैंने बोला ना टोटल 5 रूल्स हैं, तो फर्स्ट वाले का नाम हो गया एक्सियोम, अभिग्रहित। आगे के जो मैं 4 बताने वाली हूँ उनमें इसका उपयोग होगा, ठीक है, उनमें इसका उपयोग होगा, इसलिए उनको बोल देंगे रूल। यानी अगर किसी क्वेश्चन में ASA रूल लगेगा तो वो रूल कहलाएगा, लेकिन अगर SAS लगेगा ना तो हम बोलेंगे एक्सियोम। इस चीज़ को, डिफरेंस को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। आगे के जो 4 रूल्स है ना तो वो भी देख लो, 1 2 3 4 और मैं 5 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि फर्स्ट नंबर पे मैं SAS को ही लिख रही हूँ। तो SAS आपका क्या है बेटा? एक्सियोम। हिंदी वाले सुन ले, अभिग्रहित। सेकंड होता है ASA, ध्यान रखना, दो कोण और बीच की भुजा बराबर हो, ये रूल है बेटा, इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी रूल। गॉट इट? थर्ड वाला इसी से निकलेगा, वो है AAS, ये भी रूल है। इसके बाद आता है SSS, ये भी रूल है। और इसके बाद लास्ट आता है RHS, ये भी रूल है, ठीक। तो अभी हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन 3 के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम 7.1 अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम ये दोनों लेंगे तो हम इनको अगली एक्सरसाइज से पहले लेंगे जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और बेटा वैसे भी एक साथ बहुत सारी चीज़ बता दो ना तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो SAS एक्सियोम क्लियर हो गया ना। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ASA रूल। ये आपकी बुक में थ्योरम है, ठीक है। इट इज़ थ्योरम नंबर मेरे ख्याल से 1 है, यस, थ्योरम है 7.1। तो थ्योरम 7.1 मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं थ्योरम
7.1। एक तरह से ये क्या है, ये ASA रूल है। लेकिन अगर एग्जाम में आएगी ना तो कैसे आएगी, ऐसे आएगी। ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल तो लिख देंगे, साथ में लिखेंगे 2 triangles are congruent if 2 angles and the included side of one triangle are equal to 2 angles and the included side of other triangle। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए एग्जाम में कैसे आएगा। एग्जाम में ये आएगा, 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, ये थोड़ी लिख देंगे, वो ASA नहीं लिखेंगे। स्टेटमेंट पढ़ के आपको याद रखना है कि ये कौन सा पूछ रहे हैं हमसे, क्या पूछ रहे हैं। ठीक, चलिए अब मैं इसको समझाती हूँ, क्योंकि बेटा लिखना कैसे है ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है। तो लिखना विखना आप वहाँ से देख लेना, यहाँ मैं बस आपको बेसिकली समझा देती हूँ। ASA रूल तो मतलब ये ट्रायंगल है आपका ABC, और ये बुक वाले अक्सर DEF लेते हैं, तो मैं भी DEF ले रही हूँ। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है मान लीजिए एंगल A और एंगल D इक्वल है। जस्ट अ मिनट में इनका बुक का देख ही लूँ इन्होंने क्या दिया है। B और E, C और F ये दिए हैं, A नहीं दिया इन्होंने, ये नहीं दिया इन्होंने, दिया है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड BC इज इक्वल टू EF। ठीक है बेटा, इन्होंने एंगल B को बोल दिया है E के इक्वल, BC को बोल दिया है EF के इक्वल, और एंगल C को बोल दिया है एंगल F के इक्वल। और अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कैसे होंगे। हम क्या करेंगे, हम 3 केस लेंगे। केस नंबर 1, यहाँ पे पहले मैं तीनों केस लिख देती हूँ। इन्होंने हमको ये तो बता दिया कि BC EF के इक्वल है, लेकिन AB और DE के बारे में कुछ नहीं बताया है ना। बाकी की जो AC और DF है इनके बारे में तो कुछ नहीं बताया, A के D के बारे में भी नहीं बताया। इनमें से हम क्या करते हैं, हम AB और DE इन 2 की तुलना करते हैं। क्या क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि AB और DE भी बाई चांस इक्वल हो, ये 3 चीज़ें तो इक्वल हैं, हो सकता है AB और DE भी इक्वल हो। ऐसा हो सकता है कि AB बड़ी हो और DE छोटी हो, और ऐसा हो सकता है कि DE कैन बी ग्रेटर देन AB। सोचो कि DE बड़ी हो AB से, ये भी हो सकता है। 3 केस हो सकते हैं, है ना। तो हम केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 में अगर AB और DE इक्वल हो क्या होगा, बच्चों ध्यान से देखना। AB अगर DE के इक्वल है, बराबर है, ठीक, तो B और E तो पहले ही दे रखा है, और BC और EF तो पहले ही दे रखा है। ऐसे S लग गई बाबा, देखो SAS अप्लाई हो गई ना। और SAS क्या है, SAS एक्सियोम है। अगर SAS लग जाएगी तो वो तो फिर हो ही जाएंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो फर्स्ट केस में तो कुछ प्रूफ करने के लिए भी नहीं था। फर्स्ट केस बोल रहा है कि अगर AB और DE इक्वल हो, B और E गिवन, BC एंड EF गिवन, यानी कि SAS अप्लाई हो गई। और अगर SAS अप्लाई हो गई इसका मतलब दीज 2 ट्रायंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट। तो पहली जंग तो हमने फटाफट जीत ली। अब आते हैं दूसरी में क्या है, अगर AB और DE बराबर नहीं है, AB बड़ी है, अब क्या करें, अब ऐसे करते हैं, AB बड़ी है ना, ऐसा वो दे रहे हैं, ऐसा वो हम समझ रहे हैं कि AB बड़ी है, तो D छोटी है। तो एक काम करो, D छोटी है ना तो DE के बराबर कट लगा दो, क्योंकि ये बड़ी है इसमें से कट लग सकता है। चलो समझो, जैसे ये 7 सेंटीमीटर है और ये 5 है मान लो, तो 5 का कट तो लग सकता है ना बेटा। तो AB बड़ी है और DE छोटी है, तो DE के बराबर नाप कर ऐसे कट लगा दिया। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं A', नया नाम नहीं रखते, A' रख देते हैं, ठीक। अब A' को C से ज्वाइन किया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, ये हमने ज्वाइन किया। चलिए
ए डैश बी सी करके एक नया ट्रायंगल मिल गया अपने को, है ना, मिल गया ना ए डैश बी सी। अब ए डैश बी तो डी ई के बराबर है ना, क्योंकि हमने बनाई है। बी सी ई एफ के बराबर गिवन, बी एंड ई आर इक्वल गिवन। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में तो ऐसे एस लग सकती है। किस किस में? ट्रायंगल ए डैश बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। इसका मतलब ट्रायंगल ए डैश बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS एक्सियोम। हुआ? आया समझ में? आ गया ना? हमने तो ए डैश बी को डी के बराबर नाप के बनाया था, तो इनमें तो लगनी थी SAS। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसका मतलब इसके सारे पार्ट्स जो बच गए हैं वो इक्वल होने चाहिए। ये बात मैं आपको बताना भूल गई, अभी बताती हूँ। क्या होता है बेटा, जब दो ट्रायंगल डिक्लेयर हो गए कि ये कॉन्ग्रुएंट है, किससे डिक्लेयर हो गए? SAS से डिक्लेयर हो गए, मान लो ए किसी से भी डिक्लेयर हो गए, हमको पता चल गया कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो SAS मान लीजिए ये SAS से डिक्लेयर हुए, तो बाकी के जो तीन पार्ट्स हैं ना वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट डिक्लेयर हो चुके हैं। अभी पता चल चुका है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो चाहे किसी भी वजह से डिक्लेयर हुए हो, लेकिन जो बचे हुए तीन पार्ट्स हैं ना उनको भी इक्वल ही बोलते हैं। फिर उसको बोलते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, तो हिंदी में भी CPCT बोल देते हैं। इसका मतलब कि तीन पार्ट्स तो आपने दिए थे, उससे तो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो ही गए हैं तो बाकी के जो तीन पार्ट्स हैं उनको क्या करें, वो भी तो इक्वल होंगे ऐसे। तो चलिए, अब क्या हुआ कि ये दो ट्रायंगल ऐसे कर दिए हमने डिक्लेयर कि ये कैसे हैं बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये सर्वांगसम है। अब अगर ये सर्वांगसम है तो बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो बाय CPCT ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हो गए। कौन कौन से इक्वल हो गए? देखो, A डैश CB इतना वाला, ये दिख रहा है आपको, A डैश CB इक्वल हो गया DFE के। जबकि आपको क्या गिवन है? देखो गिवन क्या है, गिवन C इज इक्वल टू F। ये पूरा एंगल बराबर है बाबा, इतना वाला थोड़ी। यहाँ से कितना आया? यहाँ से तो छोटा वाला ट्रायंगल एंगल आ रहा है। A डैश CB तो छोटा वाला आ रहा है, छोटा वाला थोड़ी इसके इक्वल है, ये पूरा का पूरा इसके इक्वल है। इसका मतलब ये A डैश A पर ही है, A डैश कोइंसाइड्स A, यानी A डैश A के संपाती है, A डैश A के ऊपर है। मतलब हमने क्या माना था, हमने मान लिया था कि ये भी बड़ी है DE से, जबकि वो बड़ी नहीं निकली। जब हमने सब कार्यक्रम किया तो हमको पता चला कि वो तो एक ही पॉइंट है बाबा, अलग अलग नहीं है। अलग अलग होगा तो ये छोटा वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा, छोटा थोड़ी इसके बराबर है, वो तो पूरा एंगल इसके बराबर है। तो हम एंड में क्या लिख देंगे, एंड में हम लिख देंगे कि A डैश कोइंसाइड्स A, यानी A डैश A के ऊपर है, अलग नहीं है। अतः हमारी ये परिकल्पना गलत सिद्ध हुई कि AB DE से बड़ी है। ठीक है, our supposition was wrong that AB is greater than DE, जबकि वो इक्वल है। थर्ड केस में हम AB को छोटा मान रहे हैं और DE को बड़ा मान रहे हैं। अब AB छोटी है, DE बड़ी है, तो भैया AB को बड़ा कर लो, फिर ले आओ बराबर। बात समझ रहे हो? अभी AB छोटी है, DE बड़ी है, तो AB को बड़ा करके ले आओ ना इसके बराबर। इस पॉइंट का नाम आप A2 रख दो, वो A डैश था, चलो इसको A2 कर दो, थोड़ा अलग कर दो, A2 कर दिया। अब फिर वही प्रोग्राम होगा। तो थर्ड केस आपको शो नहीं करना, फर्स्ट केस शो करना है, जो कि लिखते ही खत्म हो, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। इसको पूरा प्रॉपरली शो करना है। और इस केस के लिए हम लिख देंगे सिमिलरली, यानी इसी प्रकार। इसको हम सिद्ध विद्ध नहीं करेंगे। और लिखने विखने का जो,
चलिए ये तो हो गया। अब आपने SAS सीख लिया और क्या सीख लिया बेटा, ASA, दो सीख लिए, SAS और ASA, ठीक है। अब इसी से ASA से एक और बन रही है, वो कौन सी है, AAS, ठीक है। ये थर्ड है, आप देखो मैंने बताया था ना यहाँ पर, ये रहा, ये थर्ड वाली है, देखिए आपको AAS, ठीक है। अब हम AAS कैसे बन रही है वो देखो। ये दो ट्रायंगल्स हैं, फिर से मैं इनका नाम रख देती हूँ ABC एंड DEF, ABC एंड DEF, ओके। चलिए अभी देखिए कौन कौन से दो एंगल इक्वल हैं, B इज इक्वल टू E, ओके, BC इज इक्वल टू EF, C इज इक्वल टू F, ये तो गिवन है, हाँ। और इससे हमारी बड़ी प्रेम पूर्वक ASA प्रूव भी हो गई, हम यहाँ तक कर चुके हैं। तीसरी बात, अब भी आपने लास्ट चैप्टर जो 6th चैप्टर पढ़ा उसमें आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी। एंगल सम प्रॉपर्टी सेज दैट द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब जरा मुझे ये बताओ, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ठीक है, और तीनों का सम 180, तो ये कहाँ जाएगा, ये भी तो इक्वल ही होगा ना भाई। जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरे एंगल को तो इक्वल होना ही पड़ेगा। गॉट इट। एग्जाम्पल ले लें, चलिए इस वाले एंगल को ले लेते हैं 40, तो ये भी 40, इसको ले लेते हैं 60, तो ये भी 60, तो ये कितना होगा, दोनों के लिए 80 तो हुआ, क्योंकि 60 + 40 कितना होता है 100, और 180 - 100 किया तो 80, यहाँ भी 80। तो अगर किसी ट्राइंगल के किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल है बेटा, तो तीसरा वाला भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, मतलब ये वाला इक्वल हो गया। तो अब अप्लाई हो गई AAS, देखो ना AAS, इधर से लेना चाहो तो भी AAS है ना। तो ASA में से ही आपकी AAS थ्योरम डिड्यूस हो जाती है। कैसे बनी ये तो दो एंगल्स वो बुक में उन्होंने इक्वल दे दिए थे। अगर किसी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही वो इक्वल हो जाएगा तो अब तीसरी वाली बन जाएगी AAS, है ना। अगर ये एंगल इक्वल है इसके, ये एंगल इक्वल है इसके, ये साइड इक्वल है इसके, तो भी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे, क्योंकि इसमें AAS अप्लाई हो रही है, ठीक है। लिखने का जो तरीका है बेटा वो बुक में बहुत प्रॉपर मैनर में दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1। आप देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है, इसलिए कि अपना टाइम सेव हो और आप तक प्रॉपर मैटर पूरा पहुंच जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, दिख रहा है आपको, ACBD, सॉरी वही मैंने कहा ABCD कैसे हो सकता है, ACBD, या तो ADBC बोलो या DBC, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में ही बोलना होता है। ACBD क्या है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, इसमें AC और AD इक्वल है, दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है, और दिया है AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो AB है ना, ये एंगल A, पूरा एंगल A ये है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि अपर ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू लोअर ट्राइंगल ABD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। What can you say about BC एंड BD? ये प्रूव करने के बाद आपके हिसाब से BC और BD कैसी होनी चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक। हिंदी में देख लीजिए इसी क्वेश्चन को। ये है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर BD है, AD है, सॉरी AC बराबर AD है, और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABD के। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। और देखिए कितना इजी है, इतनी मेहनत से पढ़ाया लेकिन बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखिए गिवन AC इज इक्वल टू AD, AC और AD इक्वल दिए हैं,
ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी ए बी कोण ए की समद्विभाजक है। बेटा दोनों लैंग्वेजेस में मैंने लिख के रखा है क्योंकि मेरे पास दोनों लैंग्वेजेस के बच्चे होते हैं। टू शो, आपको शो क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी ए बी डी के सर्वांग सम है, दिखाना है ये। सॉल्यूशन यानी हल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ए बी सी एंड ए बी डी, इन दो ट्राइंगल्स में, ऐसे लिख लो, इन नहीं लगाओ, हिंदी वाले में लिख लो। क्या है बेटा, ए सी बराबर ए डी दिया है, गिवन है। सी ए बी इज इक्वल टू डी ए बी, क्यों, क्योंकि ये भी दिया है। बी सी इस एंगल की बाइसेक्टर है, बीच में से काट रही है, मतलब ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण वो बराबर बराबर बांट रही है, इक्वल हो गया। और ए बी, इसके बारे में उन्होंने नहीं दिया, ये हमने सोचा कि ए बी को देखो ना, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी है ना। तो कौन सी अप्लाई हो गई बेटा, एस ए एस। देखो ये एस मेरे को पेंसिल हाथ में लेनी चाहिए, ये एस, ये ए, ये एस, ऐसे ही एस ए एस, ऐसे एस अप्लाई हो गई। तो ऐसे एस से यहाँ पर हम लिख देंगे एस एस एक्सियोम, बाय एस एस एक्सियोम, एस एस अभिग्रहित द्वारा ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम, सिद्ध हो गया, कॉन्ग्रुएंट। और फिर बाय सीपीसीटी आपको सिखा दिया अब मैंने, सीपीसीटी क्या होता है। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं ना तो उनके बचे हुए के 3 पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं। तो सर्वांगसम है तो इस सीपीसीटी से बीसी और बीडी कैसी हैं ये देख लो, ये दिख भी रही हैं इक्वल जैसी है ना, बीसी और बीडी इक्वल होंगी। हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन हमको अपने ध्येय से, उद्देश्य से, उसे लक्ष्य से हिलना नहीं है। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी और बी सी इक्वल है। एंड डी ए बी ये वाला कोण और सी बी ए ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर हैं। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, यानी ये देखो ये वाला दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बोल रहे हैं, बताओ सर्वांगसम होंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, बी डी इज इक्वल टू ए सी, अरे ये तो क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये तो सी पी सी टी से हो ही जाएंगी। ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी वो बी ए सी से हो जाएंगे, मतलब मेन काम अपने को सिर्फ इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए है। सिद्ध कीजिए ये 3 चीज़ें, ठीक है। चलिए अब ये इसको सिद्ध करते हैं। इस वीडियो में बेटा मैं बस यहीं तक लूँगी, आगे के क्वेश्चंस हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये रहा, इसमें देखो क्या दिया है, एक तो दिया है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों आपको गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। और क्या दिया है, ये दिया है डी ए बी, मतलब ये वाला एंगल दिख रहा है, इज इक्वल टू सी बी ए, मीन्स दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। एक तो ये साइड इक्वल है, एक ही एंगल इक्वल है, और कुछ नहीं दिया। लेकिन ऐसे एस के वो जो अपने को कॉन्ग्रुएंसी होती है, कोई भी पाँचों में से कोई भी क्राइटेरियन हो, उसमें हमें कम से कम 3 पार्ट्स तो होने चाहिए। तो वो पता है क्या करते हैं, 2 दे देते हैं, तीसरा आपकी सोच पे, आपकी समझ पे, आपकी नॉलेज पे छोड़ देते हैं। तो ये इसके इक्वल, या इस तीसरा आपको दिखने लग गया होगा, क्या है, ए बी। देखो आप ए बी, ये वाला ट्राइंगल लो तो उसमें भी ए बी है, ये वाला ट्राइंगल हो तो उसमें भी ए बी है, हो गया ना, है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। देखो एस ए एस, सवाल शुरू भी नहीं हुआ और ख़त्म हो गया। एस ए एस, इधर वाले ट्राइंगल में ले लो तो एस ए एस, ठीक। तो अभी इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर प्रॉपर वे में लिख दिया है। ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए गिवन, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। कौन सा एक्सियम लग गया बेटा, फिर से एस ए एस। तो एस ए एस अभिग्रहित के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ये ट्राइंगल है, दिख रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से ये देखना, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की मैंने ले ली बी डी
और इस ट्राइंगल की कौन सी लेनी होगी, AC। तो CPCT के द्वारा BD और AC इक्वल हो जाएंगी। अच्छा, और कौन सा एंगल बोल रहे हैं, वो ये वाला ABD, मतलब ऊपर वाला त्रिभुज देखो, ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है, ABD दिख रहा है त्रिभुज, इसमें ये छोटा वाला एंगल ले रहे हैं वो, ये एंगल, ठीक। और BAC, ये वाला ट्राइंगल है, इसको ऐसे छुपाते हैं, रुको एक सेकेंड, इसको ऐसे छुपाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे छुपाते हैं तो कौन सा ट्राइंगल बोल रहे हैं ये, अब ये बोल रहे हैं BAC, ये वाला, ठीक। मतलब इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल, ये इसमें दिख रहा है लेकिन इसका नहीं है, ये इसका है, और ये वाला एंगल इसका है, ये वाला एंगल ABD का और ये वाला एंगल BAC का, ठीक है। तो इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, आप तो बस सीधे से लिख दो बाय CPCT छुट्टी, ठीक है। और समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये ट्रायंगल ABC है, इसका ये छोटा वाला एंगल, चलो मैं इसको पेन से कर देती हूँ, ये रहा। और ये वाला जो है, ये वाला ट्रायंगल है, इसका ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे बाय CPCT। दैट्स ऑल, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस बेटा अब हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।